हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 12 कार्बनिक रसायन का आधारभूत सिद्धांत और तकनीक का आज हम आखिरी लास्ट वीडियो पढ़ेंगे। लगभग चैप्टर हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ऊर्ध्वापातन, प्रभाजी आसवन, साधारण आसवन कैसे होता है, ऐसे ही कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण की एक और विधि है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आज हम उसका अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी क्या है ना। ये जो क्रोमेटोग्राफी शब्द है ना, इसका मतलब होता है कि पृथक्करण। क्रोमेटोग्राफी शब्द के बारे में स्वेट नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, है ना, नाम याद रखना, स्वेट। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि इस प्रोसेस के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, अगर वो मिक्स हो चुके हैं तो उनका हम पृथक्करण कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? क्रोमेटो धन ग्राफी, है ना। अब क्रोमेटो शब्द किससे लिया गया है? क्रोमा से, है ना। और क्रोमा का मतलब होता है कलर, कलर का मतलब होता है रंग। इसी प्रकार से ग्राफी शब्द जो है, ग्राफी शब्द बना है ग्राफ से, और ग्राफ का मतलब क्या होता है? बैंड, और बैंड को हिंदी में हम कहते हैं पट्टियां। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका शाब्दिक अर्थ होगा रंगीन पट्टियां। यानी क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में जैसे कहते हैं वर्ण लेखन, वर्ण यानी कि रंग, लेखन मतलब कि लिखते हैं तो रंग उभर कर आते हैं। तो रंगीन पट्टियों के माध्यम से कार्बनिक यौगिकों को पृथक किया जाता है। अब बार बार मैं बोल रही हूँ कार्बनिक यौगिकों को पृथक करने की विधि, तो कौन से कार्बनिक यौगिक? तो जैसे मान लीजिए कि अगर विटामिन, है ना, हार्मोन्स, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स, अगर ये सारे पदार्थ आपस में मिश्रित हो जाते हैं, या मान लो एक साथ 4-5 प्रकार के प्रोटीन मिक्स हो जाते हैं, तो फिर हम उनको कैसे पृथक करते हैं, उस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो कई प्रकार की होती है। यहाँ पर हम जो समझेंगे वो स्तंभ यानी कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, ये दो मुख्य इसके सिद्धांत हैं। इन दोनों के आधार पर हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में 4-5 प्रकार के प्रोटीन्स हैं, ए बी सी, मान लो 3 तरह के प्रोटीन है और ये तीनों मिक्स हो चुके हैं, और हमको ए अलग चाहिए, बी अलग चाहिए और सी तीनों अलग अलग चाहिए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम कोई ऐसा विलयन सिलेक्ट करें, चयनित विलयन। उस चयनित विलयन में हम क्या करते हैं, इन तीनों प्रोटीन्स को मिक्स कर देते हैं। यानी ऐसा विलयन हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये जो मिश्रण है उसमें अच्छी तरह से घुल जाए। फिर दूसरी बात, उस चयनित विलयन को हम क्या करते हैं, एक स्तंभ में लेते हैं। ठीक है, इस तरह का एक स्तंभ होता है बड़ा सा, ब्यूरेट और पीपेट होती है ना, कांच की नली, उस तरह का स्तंभ होता है। और क्या करते हैं, उस चयनित विलयन के अंदर हम इन पदार्थों को अच्छी तरह से घोल देते हैं। तो यहाँ पर विलयन आ जाता है, यहाँ पे हम लिखते हैं चयनित विलयन। और अब हमारा अगला काम ये होता है कि पूरे कॉलम के अंदर कोई अधिशोषक पदार्थ हम यहाँ पे भर के रखते हैं। अब हम यहाँ पे अलग अलग रंग ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास रंग नहीं है तो हम अलग अलग तरह की लाइंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस तरह से। तो क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की डिजाइन आपको यहाँ पे पट्टियां प्राप्त होती हुई नजर आती हैं। तो चयनित विलयन के अंदर पहला काम क्या करा, इन सबको घोल दिया, और अब हमने उस ब्यूरेट के अंदर इसको डाला। ब्यूरेट के अंदर हम पहले डाल देते हैं कोई भी अधिशोषक पदार्थ। अधिशोषक पदार्थ वो होता है जिसके ऊपर ये जो ABC हैं तीनों, ये अधिशोषित हो जाएं। अब ये जो विलयन होते हैं ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक होती है चल प्रावस्था, चल का मतलब क्या होता है, बहना, वो प्रावस्था जो बह के नीचे आ जाती है। और एक प्रावस्था होती है अचल, अचल प्रावस्था जो कि बहती नहीं है ना, नॉन मोटाइल एंड मोटाइल। मतलब ABC में से विलयन में तो घुल चुके हैं, पर वह प्रावस्था जो चल होती है वो तो बह के एकदम से नीचे तक आ जाती है। मान लो C यहाँ आ गया, B यहीं पे है, A यहीं पे है, चल प्रावस्था तो बह के नीचे आ जाएगी। और जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में चौक है ना, आप एक प्रयोग करना घर पे, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ कि एक वाइट कलर का पेपर लेना, और उस वाइट कलर के पेपर पर यहाँ पे एक लाइन खींचना, और ब्लैक कलर का इंक या काले रंग का इंक का की स्याही आप उसके ऊपर डाल देना, और फिर उसको पानी में डालना आप, है ना। आधा वो पानी में डूबा रहेगा, ये पानी का ग्लास है और पानी आपका यहाँ तक होना चाहिए, पूरा वो हिस्सा डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा
कि कागज़ गीला होगा, और कागज़ गीला होगा तो गीले होने के कारण वो नमी को अवशोषित करेगा। यही तो यहाँ पे होता है कि जो अधिशोषक पदार्थ होते हैं वो इस पानी को अवशोषित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसमें भी वही होता है कि जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। तो जब पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो काले रंग में से कुछ रंगीन कलर ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ हमको चढ़ते हुए नजर आते हैं। यही होता है अधिशोषण। हमको यहाँ पे रंगीन पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। तो आप इस प्रयोग को घर पे करके देख सकते हो, जैसे हमारी किताब में दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है कि हमको क्या करना है ना। एक स्ट्रिप लेनी है, स्ट्रिप के अंदर ये विलायक है, एक रेखा खींची हुई है, डॉट भी आपको लगाना है। आप खुद करोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसको। तो अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी का पूरा अर्थ समझ में आ गया कि दो तरह की प्रावस्थाएं होती है। चल प्रावस्था वो तो बह के नीचे आ जाती है, और अचल प्रावस्था वहीं रुक जाती है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा एक नल जैसा लगा हुआ रहता है, मतलब ये ऐसे, और यहाँ पर बीकर कुछ भी हम लगा देते हैं। अब हमने इसको खोला तो सी वाला हिस्सा बह के नीचे आ जाता है, तो सी अलग। फिर इसको बंद कर देते हैं, नया बीकर लगा देते हैं, फिर बी वाला हिस्सा धीरे धीरे नीचे बहकर आता है। तो क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को पृथक कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद में हमारे किताब में टॉपिक दिया है कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। कार्बनिक यौगिकों के गुणात्मक विश्लेषण में सबसे पहले तो हमको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि अलग अलग कार्बनिक यौगिक के अंदर कैसे पहचान की जाती है तत्वों की, है ना। जैसे हमको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, इन तत्वों की पहचान करनी है दिए गए कार्बनिक यौगिकों में। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि सोडियम निष्कर्ष कैसे बनाया जाए, है ना। सोडियम निष्कर्ष, जिसको हम कहते हैं सोडा निष्कर्ष, ये कैसे बनाएं। तो सोडा निष्कर्ष बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले की प्रक्रिया बताई जाती है इसमें। सोडा निष्कर्ष बनाने के लिए सबसे पहले तो एक छोटी सी पतली सी पोर्सलिन एक प्रज्वलन नली लेते हैं। ये देखो इतनी बारीक सी प्रज्वलन नलिका होती है ना, कांच की इग्निशन ट्यूब होती है। उस प्रज्वलन नली में मटर के दाने के आकार का सोडियम का टुकड़ा हम डाल देते हैं, है ना। एक पतली सी, जैसे आपकी वो रिफिल होती है ना, उस रिफिल के साइज की एक छोटी सी कांच की नली होती है जिसको प्रज्वलन नली कहते हैं, इग्निशन ट्यूब कहते हैं। उसके अंदर चिमटी से मटर के दाने के आकार का सोडियम का टुकड़ा इसमें डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, अब एक आसूत जल से भरी पोर्सलिन की प्याली लेते हैं, है ना। इसका नाम है पोर्सलिन की प्याली, पोर्सलिन की प्याली। और ये क्या चीज़ है, प्रज्वलन नली। प्रज्वलन नली में मटर के दाने के आकार का क्या ले लेते हैं, सोडियम धातु का टुकड़ा, है ना। और जो पोर्सलिन की प्याली होती है उसके अंदर क्या लिया जाता है, आसूत जल, है ना, आसूत जल, डिस्टिल वाटर जिसको हम कहते हैं, इन सबको ले लेते हैं। अब चिमटी की सहायता से, जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है उसकी सहायता से इस प्रज्वलन नली को गर्म करते हैं, है ना। ये प्रज्वलन नली अपन थोड़ी सी साइड में ले लेते हैं और इसको बर्नर के द्वारा हल्का सा गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा, ये मटर के दाने के आकार का जो सोडियम का टुकड़ा है वो थोड़ा सा पिघलेगा। और फिर क्या करते हैं, जैसे यहाँ प्रज्वलन नली है और ये है, तो इसको ऐसे धम्म से नीचे गिराते हैं, मतलब इतनी जोर से गिराना है कि ये प्रज्वलन नलिका टूट जाए, ठीक है। अब जैसे ही प्रज्वलन नलिका टूटती है तो इसके नीचे गिरते ही इसके दो टुकड़े हो जाने चाहिए, है ना, इस तरह से टूट के अलग हो जानी चाहिए। और जो आपके मटर के दाने के आकार का जो सोडियम था वो सोडियम इस आसूत जल में आ जाना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब एक अलग परख नली या कुछ बीकर ले लेते हैं और उसके अंदर ये पोर्सलिन के प्याली के अंदर जो रखा हुआ जो ये है, इसको छान लिया जाता है अच्छी तरह से। और छान लेने के बाद में इसको गर्म करते हैं, 2-4 मिनट गर्म किया जाता है। अब इस परख नली में ये जो विलयन है इसी को तो हम कहते हैं सोडा निष्कर्ष। अब इस सोडा निष्कर्ष का इस्तेमाल किस काम में किया जाता है, अलग अलग कार्बनिक यौगिकों के अंदर तत्वों की पहचान करने में, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर
की पहचान इसमें की जाती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के प्रयोग इससे करते हैं। और सोडा निष्कर्ष का एक और नाम है, इसको लेस्ने विलियन भी कहते हैं। तो याद रखना, सोडा निष्कर्ष क्या कहलाता है? लेस्ने विलियन। अब अलग अलग तरह के परीक्षण इसमें बताए गए हैं कि कैसे तत्वों की पहचान की जाती है। तो जैसे ही सोडा निष्कर्ष हमारा तैयार हो जाता है, इस लेस्ने विलियन या सोडा निष्कर्ष को दिए गए कार्बनिक यौगिक में मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में जैसे सोडियम है ना। अब अगर मान लो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और नाइट्रोजन है, तो कार्बन और नाइट्रोजन जब सोडियम से क्रिया करते हैं तो सोडियम साइनाइड बना लेते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका जो सोडा निष्कर्ष है, उसको आप सल्फर युक्त किसी यौगिक में मिलाओगे, सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक में मिलाओगे, तो ये आपका बन जाएगा लेस्ने विलियन। ये लेस्ने विलियन है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अशुद्ध जल में सोडा निष्कर्ष कैसे बनाया जाता है, और दिए गए कार्बनिक यौगिक को भी इसमें मिलाते हैं। तो यदि कार्बनिक यौगिक में कार्बन नाइट्रोजन है तो सोडियम मिलाने पर सोडा निष्कर्ष उसका ये तैयार होगा। अगर सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक है तो ये सोडियम सल्फाइड उसका कार्बनिक यौगिक का सोडा निष्कर्ष कहलाएगा। और अगर मान लो हेलोजन है ना, तो सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड किस तरह से इसको कहा जाएगा कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। फ्लोराइड जो होते हैं वो परीक्षण नहीं देते हैं। अब नाइट्रोजन परीक्षण के लिए याद रखना कि पृष्ठन ब्लू कलर आता है, स्पेशल टाइप का ब्लू कलर आता है। सल्फर परीक्षण जब हम पढ़ते हैं तो काले रंग के वजह से हम सल्फर को पहचान पाते हैं। हेलोजन में अलग अलग है। क्लोरीन पीला रंग हो तो क्लोरीन की उपस्थिति, अगर सफेद है तो ब्रोमीन, और बैंगनी हो तो आयोडीन की उपस्थिति को ये प्रदर्शित करता है। तो अलग अलग तत्व के अलग अलग परीक्षण दिए गए हैं, लेकिन चूंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी अन्य चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। केवल सोडा निष्कर्ष क्या होता है, सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं, उस प्रश्न को हमें तैयार करना है। और क्रोमेटोग्राफी, ये 2 प्रश्न आज हमने तैयार करे हैं, इनको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में कंप्लीट करना। तो हमारा यह चैप्टर पूरा हुआ।